तो जी हाँ, कैसे हैं आप सब। सुस्वागतम मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज का टॉपिक न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन पे होगा। गाइस, थोड़ी तबीयत थोड़ी नासाज है क्योंकि वैक्सीन का डोज लगा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसी सुस्ती में और फिर से वही मस्ती में हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ एक्सेल पोटेंशियल के बारे में। गाइस, पिछले वीडियोस में एक्सेल पोटेंशियल मैंने खत्म किया था, जहाँ मैंने दो तरीके से इसको अच्छे तरीके से समझाया था। एक्सेल पोटेंशियल पहले तो डिटेल में समझाया था, जो बहुत ही ग्राफिकल व्यू में था, और फिर दूसरा हमने कन्वोल्यूटेड पॉइंट को पढ़ा था, है ना। आज जो हमारा ट्रांसमिशन पढ़ना है, यानी उसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो है। इसका मतलब है कि ये अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने उसमें सिर्फ ताकत पढ़ी थी और यहाँ पे उसकी ताकत का यूज़ देखेंगे। जी हाँ, जैसे न्यूरॉन्स किस पोटेंशियल से अपने कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है, वो हम लोगों ने एक्सेल पोटेंशियल में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे वो जो कम्युनिकेशन है वो किस जरिए होती है या किस किस चीज़ की होती है। तो टर्म में ही मतलब छुपा हुआ है गाइस। न्यूरो मतलब होता है न्यूरॉन्स, ह्यूमरल मतलब होता है केमिकल्स या फिर कोई हार्मोन्स, और ट्रांसमिशन का मतलब है कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट। देखिए, अगर एक नर्व की बात आती है कि एक नर्व में अगर कंडक्शन चल रहा है, सॉरी, एक नर्व में अगर ट्रांसमिशन चल रहा है सिर्फ एक नर्व में, तो वो कंडक्शन कहलाता है। पर वही नर्व अगर दूसरे नर्व से अपने कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करता है या फिर एक समझ लो ना कि एक तरह से कम्युनिकेशन रखता है, तो वो होता है ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिशन। और हम लोग आज वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूरो ट्रांसमिशन में एक चीज़ जानने वाली ये बात है कि हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं, काफ़ी न्यूरॉन्स होते हैं, एक दो होते नहीं, काफ़ी न्यूरॉन्स होते हैं। और आपको ये सारी चीज़ याद होंगी कि कौन से डेंड्राइट से हमारा सिग्नल कैश होता है वगैरह, सब कुछ आपको याद होगा। तो आज ये मैंने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक न्यूरॉन्स में जो केमिकल्स भरे होते हैं या स्टोर होते हैं, उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं गाइस। और ये जो दो न्यूरॉन्स है वो कभी भी एक दूसरे से फिजिकली अटैच नहीं होते हैं गाइस। इनके बीच एक गैप होता है, यानी कई न्यूरॉन्स टहल रहे हैं तो हर न्यूरॉन्स एक दूसरे से फिजिकली अटैच नहीं है, ठीक है। बस इसमें एक गैप आ जाता है जिसमें जिसे कहते हैं सिनैप्स, और जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे स्टोर होते हैं गाइस। अब सिनैप्स के अगर पहले चले जाओ तो उसको कहते हैं प्री सिनेप्टिक नर्व, और अगर सिनैप्स के बाद आ जाओ तो उसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक नर्व, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा। तो सिनैप्स के बाद ये वाला हो गया पोस्ट सिनेप्टिक नर्व, ये हो गया आपका प्री सिनेप्टिक नर्व, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, पहले न्यूरोट्रांसमीटर को क्लियर करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, नाम से सब हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करते हैं, न्यूरॉन्स का ट्रांसमिट होना, ठीक है, यही तो है न्यूरोट्रांसमीटर। सिग्नल को ट्रांसमिट करना किस वजह से, कैसे कैसे करेंगे, वो कोई केमिकल रिलीज करेंगे, यही सारी चीज़ें होंगी, हार्मोन से रिलीज करेंगे, और वही केमिकल वही चीज़ कहलाती है हमारी न्यूरोट्रांसमीटर ना, सिंपल सी बात है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का डिफिनेशन आप चाहो तो गूगल से निकाल लेना है गाइस। आगे चलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का आपको बेसिक नॉलेज पता चल गया होगा। एक ऐसा केमिकल है जो न्यूरॉन्स सिक्रेट करते हैं ताकि ट्रांसमिशन कंप्लीट हो सके या सिग्नल प्रोवाइड एक दूसरे से हो सके, ठीक है ना। अब मेथड जाते हैं, पहले देखते हैं मेथड किस चीज़ का मेथड देखना है। देखो, मैंने बात किया ना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को भेज रहा है कुछ, तो ये किस तरह से मेथड में भेजेगा, कितने तरीके होते हैं। देखो, 3 तरीके गिनाया हूँ मैं यहाँ। पहला है हार्मोन्स, बाय थ्रू हार्मोन्स, थ्रू एडजेसेंट सेल एंड थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। पहला है हार्मोन्स। हार्मोन्स को सिर्फ जानना है, सिर्फ जान लो कि हेडिंग क्या कहनी चाहिए। हार्मोन्स आने देखो, कभी कभार होता है ना हमारे बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ना, सिंपल सी बात है। और हार्मोन्स किस तरह के होते हैं, तो इंडो और एक्सोक्राइन के हार्मोन्स सॉरी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना। अब बताओ इनमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, आंसर आपको देना है कमेंट में। फिलहाल के लिए मैं बोल ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंडोक्राइन हमारा हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू ही वो पूरी बॉडी में फैल जाता है या फिर रिसीव किया जाता है ना। तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन है वो हार्मोन ट्रांसमिशन होगा। एडजेसेंट सेल का नाम ही समझ में आ रहा है कि सेल एक दूसरे से एडजेसेंट में होंगी, मतलब जुड़ी होंगी, और उनके बीच ट्रांसमिशन होना एडजेसेंट सेल है। न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो यही हमको ब्रीफ में पढ़ना है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो भी हमारा ट्रांसमिशन होगा। न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल है तो एसिटिलकोलिन, एडिया, डोपामिन, ये सब लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा मेथड था, तरीका था। अब हम इस तरीकों को समझ चुके हैं, अब हम चलते हैं पढ़ाव की तरफ। कैसे कैसे किस किस स्टेप में न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है गाइस। तो स्टेप्स हैं आपके, मेरे यहाँ पे 5 स्टेप लिखे हैं, ठीक है। और पांचों को पहले नॉर्मली वे में समझाता हूँ, फिर घुसते हैं, ठीक है।
पहला इम्पल्स कंडक्शन बात कर रहा है, याद होगा ऐसे पोटेंशियल अगर आपको लेक्चर, तो यहाँ पे खेल लोगे सबसे, ठीक है ना, खिलौना है आपके लिए सब। इम्पल्स कंडक्शन पहला है, नाम से पता चला इम्पल्स आएंगे, स्टिमुलस आएंगे और कंडक्शन स्टार्ट होगा। अब आपको पता है यार पूरी कहानी, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा ट्रांसमीटर रिलीज, नाम से पता चला है यहाँ पे ट्रांसमीटर रिलीज होंगे, यानी सिग्नल आया ट्रांसमीटर रिलीज होंगे। तीसरा ट्रांसमीटर एडजेसेंट ऑन अ पोस्ट जंक्शनल, पीजे लिखा हुआ यहाँ पे, पोस्ट जंक्शनल ट्रांसमीटर रिलीज हो गए, यहाँ पे जाएंगे पोस्ट जंक्शनल पे। और एक पॉइंट यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन पे अपने ट्रांसमीटर को रिलीज कराता है तो दूसरा न्यूरॉन वहाँ पे रिसेप्टर का काम करने लगता है और वो न्यूरोट्रांसमीटर को वहीं पे बाइंड होना होता है ना गाइस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकला तो ये जो जगह होगी यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा गाइस और एक्शन को शो करेगा, और इन्हीं के बेसिस पे एक्शन या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे। इसमें मैंने लिखा है नेचर डिसाइड करता है इसका रिएक्शन घटेगा या बढ़ेगा। ट्रांसमीटर एडजेसेंट हो गया। अब आते हैं पोस्ट जंक्शन एक्टिविटी पे, नाम से फिर से क्लियर हो रहा है पोस्ट जंक्शन एक्टिविटी यानी यहाँ पे जो जो आपका ट्रांसमीटर बाइंड किया है वो किस तरह का एक्टिविटी दिखाएगा, कैसा एक्टिविटी, किस टाइप का एक्टिविटी वो शो करेगा। फॉर एग्जांपल वो सीक्रेट हुआ, बाइंड किया, जैसे एसीएच अगर बाइंड करता है तो वहाँ पे ब्लड की जो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, एडीआर बाइंड करता है तो डायलेट होता है। अभी हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे, ये सब कोलॉजी का पार्ट है। पांचवा है टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रांसमीटर एक्शन। टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रांसमीटर एक्शन यानी अब न्यूरोट्रांसमीटर अगर रिसेप्टर से बहुत देर तक बाइंड किया तो ये भी एक खतरा है गाइस। एक्सेसिव अमाउंट में जानते हो ना, किसी की अति भी बहुत बुरी होती है ना, तो यही चीज़ होगा यहाँ पे। और उसके एक्सेसिव अमाउंट के कारण से वो एक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर लेगा हमारी बॉडी में, और जो हमारे लिए दिक्कत है, तो उसको भी टर्मिनेशन किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, डिग्रेडेशन किया जाएगा। कैसे होगा ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इन पांचों में सबसे पहला है इम्पल्स कंडक्शन, उसको पूरा पढ़ते हैं, फिर ट्रांसमीटर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड देन फिफ्थ पूरा का पूरा नॉलेज गेन करते हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं इम्पल्स कंडक्शन का। इम्पल्स कंडक्शन में आपको क्या जानना है गाइस, पहले तो आप इम्पल्स जानो। अगर आपसे पूछूं इम्पल्स क्या है तो आप सीधे बोलोगे यार सिग्नल है जिसके या फिर स्टिमुलस है, या फिर जो सेंसरी ऑर्गन्स लेके आ रही हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आ रही हैं, वही तो है ना सर जी, तो ये सब बोलोगे आप। लेकिन देखो इम्पल्स कंडक्शन जो आपने बोला एकदम सही है। इम्पल्स कंडक्शन जो हमारा है वो यही है कि जो स्टिमुलस आया है वही इम्पल्स कंडक्शन होता है। और आपको पता है कि जो इम्पल्स होते हैं वो दो तरीके के चैनल पर बाइंड करते हैं, एक होता है आयन चैनल, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आगे हम लोग देख लेंगे, इसको भी पूरा डिटेल से पढ़ना है, इसलिए अभी के लिए इसको रोकता हूँ। बस आप जान लो कि दो तरीके के चैनल होते हैं, आयन चैनल और जीपीसीआर। तो ये जो आयन चैनल और जीपीसीआर हैं, इनमें आयन चैनल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाइगेंड और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिव। अगर इम्पल्स लाइगेंड से बाइंड कर रही है गाइस, मार्क द पॉइंट, अगर इम्पल्स लाइगेंड से बाइंड कर रही है तो वो सोडियम और पोटेशियम की जो कंडक्शन है उसको स्टार्ट कर दी गई। अब आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम का कनेक्शन स्टार्ट हो गया तो क्या होने वाला है, जी हाँ, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का स्टेज आने वाला है। आपको पता है कि सोडियम का अंदर आना एक डिपोलराइजेशन स्टेज है और पोटेशियम का बाहर जाना यानी ई फ्लक्स होना इज अ रिपोलराइजेशन, ठीक है। और दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिव। अगर इम्पल्स वोल्टेज सेंसिटिव चैनल से बाइंड करते हैं तो गाइस ये डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई हमारा न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा निकल रहा है, कोई कम निकल रहा है, तो इनके बीच फ्लक्चुएशन हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच कंसंट्रेशन का एक फ्लक्चुएशन हो जाएगा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ठीक। अब होगा क्या कि जो इम्पल्स वोल्टेज सेंसिटिव पे बाइंड कर रहे हैं कोशिश करेंगे उस चीज़ को मेंटेन करें, होम्योस्टेसिस पे लाएं, हेमोस्टेसिस पे लाएं और हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करें। गाइस इस तरह से समझो, सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको, ठीक है। सोडियम का अंदर आना डिपोलराइजेशन है गाइस, है ना, और पोटेशियम का बाहर जाना रिपोलराइजेशन है। ये क्या हो रहा है, मतलब एक बंदा आ रहा है तो दूसरा बंदा जा क्यों रहा है, ठीक है, ठीक है। यानी चौकीदार अंदर आ तो गुंडा क्यों जा रहा है, बताओ आंसर क्यों। एक घर में अगर चोरी हो रही है, गुंडा आया है, उसको मारने के लिए कौन आएगा, चौकीदार। और चौकीदार आने जब आएंगे अंदर भैया मारने के लिए तो पोटेशियम बाहर जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें घर बचाना है, हमें अपने उस स्टेज पे वापस आना है जिस स्टेज पे हम रहना चाहते हैं। और आपको पता है जो स्टेज आपकी प्राथमिकता देती है, आपको कंफर्टेबिलिटी देती है, वो है रेस्टिंग, है ना। तो याद होगा आपको मैंने बताया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जी हाँ, होम्योस्टेसिस का मतलब यहाँ पे यही है कि न्यूरॉन्स फिर से अपने उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएंगे जो रेस्टिंग वाली होगी, और इसी को कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। समझ में आया। इम्पल्स अगर वोल्टेज सेंसिटिव बाइंड करेंगे तो क्या कोशिश करेंगे, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेंगे, एंड देन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि भाई जितना ऊपर नीचे हुआ है मामला उसी को संभालना है। अब गुंडा अगर बाहर निकल गया, चौकीदार अंदर आ गया,
तो पहले पता तो करो कि किस दरवाजे से निकला है या कितने कितने गुंडे आए थे। ये सारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो हैं, यही तो फ्लक्चुएशन है गाइस। और इन्हीं को पता करके तो हम होमोस्टेसिस को मेंटेन करेंगे। चौकीदार जितने, मान लो अगर 3 गुंडे हैं तो 3 चौकीदार आएंगे और होमोस्टेसिस को मेंटेन करेंगे, उसको मार मार के बाहर निकालेंगे, है ना गाइस। पकड़ लो ना ये एग्जांपल, ठीक। तो ये हमारा है इम्पल्स कंडक्शन। हमारी चीज़ें हो गई इम्पल्स कंडक्शन। देखो अगर आपको कंक्लूजन पॉइंट निकालना है गाइस, क्योंकि हर पॉइंट में कंक्लूजन पॉइंट देखोगे तो आपका दिमाग बहुत तेज काम करने लगता है। इम्पल्स कंडक्शन देखो 3 टाइप से होती है। पहला है, देखो पहला क्या है, सोडियम का कंडक्शन होना, है ना। सोडियम का कंडक्शन होना, सोडियम की कंडक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सोडियम को अंदर आना है फॉर डीक्लोराइजेशन। तो पहला स्टेप यही आपको समझ आ गया। दूसरा स्टेप है डीक्लोराइजेशन और तीसरा स्टेप है रिपोलराइजेशन, ठीक है। सो गाइस यही हमारा इम्पल्स कंडक्शन है, बहुत छोटा सा था टॉपिक। और ट्रांसमीटर रिलीज को देखते हैं अब। जी हाँ, तो पहला हेडिंग हो चुका था इम्पल्स कंडक्शन। आज हम दूसरा हेडिंग देखेंगे ट्रांसमीटर रिलीज के बारे में। देखो हेडिंग जैसे मैंने आपको मोटा मोटा बता देते हेडिंग क्या कहना चाह रही है, तो आपको पता ही होगा ट्रांसमीटर रिलीज क्या है, कि ट्रांसमिट को रिलीज करना है। ट्रांसमिट रिलीज होंगे, ट्रांसमीटर रिलीज होंगे। तो आपको ये पता ही होगा कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर वो पेरिफेरी सिनेप्टिक में स्टोर होता है, ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर होता है, ये सबको पता ही होगा। तो जी हाँ, उसी तरह से मैंने बताया। देखो पहले तो ये जानो कि ट्रांसमीटर क्या होते हैं, आपको ये पता ही होगा। तो और ट्रांसमीटर की एक्टिविटी आपको पता होगी, या तो ये रिएक्शन को बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे। व्हाट इज अ रिएक्शन बढ़ाना, व्हाट इज अ रिएक्शन घटाना, तो इसको इस तरह समझो। आपको याद है आयन चैनल का कुछ मैंने बताया था। अब मेरे को बताओ जरा, आयन चैनल पर अगर बाइंड होंगे तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम का कंडक्शन बढ़ेगा। अगर सोडियम कंडक्शन बढ़ेगा तो डिपोलाइजेशन रिपोलाइजेशन जैसे स्टेज आएगी, और अगर डिपोलाइजेशन रिपोलाइजेशन स्टेज आएगी तभी तो ट्रांसमिट होगा ना, है ना। तो जी हाँ, ट्रांसमीटर रिलीज मतलब है कि यहाँ पे जो ट्रांसमिट है उसकी एक्टिविटी 2 टाइप की होती है। या तो वो आयन चैनल को स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, या तो उसको इनहिबिट कर देगा, है ना। स्टिमुलेट करे तो गाइस आप बता सकते हो, सारा चीज़ें फिर से हो जाएंगी, डिपोलाइजेशन रिपोलाइजेशन एंड देन सोडियम पोटेशियम कंडक्शन, और सारी चीज़ें नर्व अपनी ट्रांसमिट कर सकता है इसी नर्व को। और अगर इनहिबिट कर देगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो नर्व है, इस नर्व में न्यूरोट्रांसमीटर देखो प्री सिनेप्टिक में यहाँ पे स्टोर है। अब वो रिलीज होंगे। अब ये रिलीज कैसे होते हैं गाइस, तो यहाँ से तो चलो रिलीज हो गए, सिनेप्टिक वेसिकल्स में आ गए। अब सिनेप्टिक वेसिकल्स में ये आ गए, ठीक है, यहाँ पे स्टोर है। अब होगा क्या कि कैल्शियम जो आयन है, वो कैल्शियम आयन इंट्रासेलुलर मूव करेगा, यानी अंदर आएगा, और आपको अंडर सेलुलर मूव करेगा तो सिनेप्टिक वेसिकल्स ये फ्यूजन कर देगा गाइस। फ्यूजन होगा इन दोनों के बीच, और फ्यूजन होने के कारण एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। कैसे एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होगी, कैसे समझेंगे इसको, देखिए। कैल्शियम आयन का आना, सिनेप्टिक वेसिकल से फ्यूज होना, दोनों का फ्यूज होना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कुछ चीज़ें को एक्सपेल करना। एक्सोसाइटोसिस है गाइस आपको पता होगा इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या है। एक्सो वो है जहाँ पे फुल मटेरियल क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, या कोई मटेरियल जो है बाहर निकलता है। तो वही है कि कैल्शियम जैसे सिनेप्टिक वेसिकल से फ्यूज करेगा, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी, जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज का परमिशन मिल जाएगा। कह लो सिंपल सी बात समझ में आया। अब न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से निकलना है, उसको तो भाई सेल से निकलना है, यहाँ सिनेप्टिक वेसिकल से निकलना है। तो इसके लिए मदद होगी कैल्शियम के द्वारा, और कैल्शियम ही सिनेप्टिक वेसिकल से फ्यूजन करके एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस कराएगा, और एक्सोसाइटोसिस उसके द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर को निकाल देगी गाइस। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा गाइस, अब होगा क्या कि न्यूरोट्रांसमीटर तो चलो निकल गया, ठीक है। अब उसका डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि वो रिसेप्टर पर बाइंड कर चुका है, उसका काम तो है नहीं, अब उसको डिग्रेडेट करना जरूरी है ना। आपको पता है अगर डिग्रेड नहीं करोगे तो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, तो डिग्रेडेशन करना जरूरी है। तो एस्टिल कोलिन फॉर एग्जांपल अगर माने तो एस्टिल कोलिन को जो डिग्रेड करता है, कोलिन स्ट्रेस होता है, तो डिग्रेडेशन कोलिन स्ट्रेस के द्वारा होगा ACH का, और ये फिर से सिनेप्टिक वेसिकल्स में चला जाएगा, और फिर से कोलिन एस्टिल कोलिन का निर्माण करेगा। अब मैंने बोला फिर से जाना, यानी री अपटेक हो जाना, ठीक है गाइस। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। एक न्यूरोट्रांसमीटर अपने सिनेप्टिक वेसिकल को छोड़कर जैसे ही एक्सोसाइटोसिस के कारण निकलता है, फिर उसका डिग्रेडेशन होना जरूरी होता है, और वो डिग्रेडेशन उसी के एंजाइम करते हैं, जैसे एस्टिल कोलिन का कोलिनस्ट्रेस करता है, और फिर उसी की हेल्प में उसकी मदद करते हैं। पर ये जो सिंथेसिस होती है वो सिनेप्टिक वेसिकल्स में होती है गाइस, ना कि प्री ना कि पोस्ट, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल्स में इसकी सिंथेसिस होती है, और इसी का रीअपटेक वहीं होता है। तो ट्रांसमीटर रिलीज खत्म हो चुका। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमीटर एडजेसेंट ऑन पोस्ट जंक्शनल। इसमें थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं इससे।
जी गाइस, तो तीसरा पढ़ रहे थे ट्रांसमीटर एडजस्टिंग ऑन अपोज जंक्शन। देखिए, इस हेडिंग को आपको नॉर्मली नेम से तो मैंने बता ही दिया कि क्या ये टर्म कहना चाहता है। यानी यहाँ पे ट्रांसमीटर पोस्ट जंक्शन पे एडजस्टेंट होंगे या फिर आप कह लो बाइंड होंगे। तो आपको पता है न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ स्टोर होते हैं गाइस, कहाँ होते हैं, आप कमेंट में बताना, फिर से रिवाइज कर लेना। तो न्यूरो जो ट्रांसमीटर होते हैं हमारे नर्व एंडिंग में स्टोर होते हैं या प्री जंक्शन में स्टोर होते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, एक्साइटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटरी की बात करो तो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, है ना। एक्साइटरी मतलब कि दो एक्टिविटी है इसकी, या तो एक्साइटरी या तो इनहिबिटरी। आपको पता है एक्साइटरी क्या है, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या, आयन चैनल को एक्टिव करना, इनहिबिटरी यानी आयन चैनल को डीएक्टिवेट करना या एक्टिव कुछ करना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं। एक्साइटरी में बात करें तो पहली पॉइंट तो आप ये सिंपल से बता सकते हो कि सोडियम और पोटेशियम का कंडक्टेंस होगा। देखो मैं बार बार हर चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, मैं थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ बताई दी हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अब बताओ परमिबिलिटी सोडियम और कैल्शियम की बढ़ जाएगी, जितने पॉजिटिव चार्ज है वो इन्फ्लक्स होने लगेंगे, आने लगेंगे अंदर। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पोटेशियम को बाहर जाना पड़ेगा, इन्फ्लक्स होगा। इनहिबिटरी और पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में पहला पॉइंट है सीएल का कंडक्शन होना। अब जितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जितने भी नेगेटिव आयन है, सॉरी एनायन कह लो इसको, उनका कंडक्शन बहुत तेज हो जाता है इनहिबिटरी में। ठीक है, इनहिबिटरी में जो नेगेटिव चैनल्स है वो खुलते हैं और पॉजिटिव, और एक्साइटरी में जितने पॉजिटिव है वो खुलते हैं, ऐसा समझ लें।